Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to start the first lecture of income tax. That is the basic concept. Before we start this subject, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बोथ एकेडमिकली भी यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी जब आप CA बन जाएंगे, CA में बन जाएंगे, उसके बाद भी ये आपको काफी काम में आने वाला है। सेकेंड थिंग, इट इज वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है और हर साल इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलके इसको एक डायनामिक सब्जेक्ट बना देती है। और लास्ट में आपके साथ में 3 टिप्स शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आप इसको इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहली चीज, थरो नॉलेज ऑफ प्रोविजंस। मैं यहाँ पे सारे प्रोविजन इनकम टैक्स के समझाने वाला हूँ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, आपको वो अच्छे से समझना है, अच्छे से। और दूसरा, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितने भी दे रखे हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। एक बार आपके थोरो नॉलेज हो जाता है इन प्रोविजंस का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, उसके बाद आप टेस्ट इसका जरूर देना जिससे कि आपको टोटल कंट्रोल आ जाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट, सो लेट्स बी रेडी। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो वर्ड बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है इनकम टैक्स, इनकम और टैक्स। इसका मतलब है टैक्स ऑन इनकम। एज पर दिस एक्ट एवरी पर्सन शेल पे टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सभी को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट जो है ये पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसी एक्ट की वजह से सभी पर्सन्स को टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आप पूछेंगे सर ये कैसे पास कर सकती है ऐसा एक्ट? तो ये पावर इसको दे रखा है गवर्नमेंट को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 246(1) में ये पावर दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है। 246(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट as well as state government to levy taxes on various matter which are listed in schedule 7। ये schedule 7 भी आपको याद रखना है। तो schedule 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें की पावर दे रखी है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो टैक्स लगा सकती हैं उन सभी मैटर्स पे जो शेड्यूल 7 में दे रखे हैं। तो नाउ वी विल see what are the matters which are listed in schedule 7. So let's go to the schedule 7 now. Schedule 7 of constitution is divided into 3 parts. 3 parts में ये divided है, list 1, list 2 और list 3। यानी जो एक्ट बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 7। लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है लिस्ट 1 में जितने भी आइटम मेंशन्ड हैं, टोटल 97 मैटर्स लिस्टेड हैं लिस्ट 1 में, तो इन सभी मैटर्स पे केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है। इसी तरह से लिस्ट 2 में 66 एंट्रीज है, यानी 66 मैटर्स दे रखे हैं लिस्ट 2 में, तो इन सभी पे केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसके ऊपर लॉ बना सकती है। और लिस्ट 3 एक कॉन्करेंट लिस्ट है, टोटल 47 एंट्रीज हैं, 47 मैटर्स है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो अब चलते हैं हम लिस्ट 1 पे, यूनियन लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 है, जिसमें लिखा है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन लेवी द टैक्सेस ऑन इनकम एज पर एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7।
तो इसी एंट्री का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट पास किया है उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एंट्री नंबर 82 को यूज करके बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो टैक्स ऑन इनकम तो लिखा है, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो अब देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है। तो आइए लिस्ट 2 पे। लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 46 है, याद रखना है आपको। एंट्री नंबर 46 में दे रखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है कि वो इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, एज पर एंट्री 46 ऑफ लिस्ट 2। तो अब आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 को यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया है। ये आपको याद रखना है, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7। नाउ लेट्स सी द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का पूरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 1962 and it contained total 298 sections which are divided into 23 chapters and it also includes 14 schedules। 14 schedules भी इसमें है। It extends to whole of India including the state of Jammu and Kashmir। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें हर साल कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस कौन लाता है? नॉर्मली हर साल यूनियन ऑफ इंडिया अपना बजट पेश करती है, जिसे हम फिनेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो एवरी ईयर एनुअल फाइनेंस एक्ट अमेंड दिस एक्ट। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस एक्ट को भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है इनकम टैक्स अगर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट का चोली दामन का साथ आप कह सकते हैं। तो अब चलिए फाइनेंस एक्ट क्या होता है वो अब देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट द फाइनेंस बिल टू द पार्लियामेंट। इसे हम बजट के नाम से भी जानते हैं। ये जो बिल रहता है इसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फिस्कल एरिया मेंशन रहता है, यानी गवर्नमेंट कहां कहां क्या क्या खर्च करेगी उसकी जानकारी रहती है पार्ट ए में, जिसे फिस्कल एरिया बोलते हैं। दूसरा है पार्ट बी। ऊपर जो खर्चा लिखा है उस खर्चे को वहन करने के लिए, वो खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा, वो सारे डिटेल्स टैक्स प्रपोजल रहते हैं पार्ट बी में। वंस दिस बिल इज पास्ड इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। इसमें आपको याद रखना है हर फाइनेंस एक्ट के नीचे, दैट इज एट द एंड, शेड्यूल 1 रहता है। तो शेड्यूल 1 ऑफ एवरी फाइनेंस एक्ट कंटेन्स द रेट्स ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में न होके ये फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में होते हैं। इसका मतलब हमें दोनों एक्ट को देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में हम ये देखेंगे कि किसी पर्सन की इनकम कितनी है और इस इनकम पे टैक्स किस रेट से लगाना है, उसके लिए हम फाइनेंस एक्ट देखेंगे। Now one thing also you have to remember that this finance act amends both direct as well as indirect tax laws। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आ जाता है आपका इनकम टैक्स एक्ट, इसमें ये चेंजेस लाता है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में भी ये चेंजेस लेके आता है, जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसमें भी चेंजेस आते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। जैसा आपको पता है इनकम टैक्स इज चार्ज एट रेट्स फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में होता है फर्स्ट शेड्यूल, जैसे कि हमने देखा है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट कंटेन द रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग रेट्स। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल जो रहता है फाइनेंस एक्ट का वो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब पार्ट 1 में टैक्स रेट दिए रहते हैं विच आर एप्लीकेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ असेसी, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ,
कंपनी, फर्म, इन सभी के लिए जो टैक्स रेट है वो पार्ट 1 में दिए रहते हैं। पार्ट 2 कंटेन द टीडीएस रेट्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रेट जो दिए रहते हैं वो पार्ट 2 में दिए रहते हैं, एक्सेप्ट टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी। तो आप बोलेंगे सर टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी कहां दिए हैं, तो टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी दिए हैं पार्ट 3 में। So part 3 contains advance tax rates and TDS rates for salary. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एसएससी, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सैलरी ये सब क्या है, तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में टैक्स रेट दिए, जनरल टैक्स रेट्स, पार्ट 2 में टीडीएस रेट दे रखे हैं और पार्ट 3 में एडवांस टैक्स रेट दे रखे हैं और साथ ही टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी दिए हैं। अभी आपको केवल इतना ही समझना है यहाँ पर, बाकी के पूरे प्रोविजंस हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द इनकम टैक्स रूल्स। सबसे पहले ये समझ लीजिए रूल्स और एक्ट में डिफरेंस होता क्या है। ये जो एक्ट होता है इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नॉर्मली जो यूनियन लॉ रहते हैं वो पार्लियामेंट पास करती है, और ये जो एक्ट रहते हैं जो पार्लियामेंट पास करती है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मली जो पार्लियामेंट के एक्ट है उसके लिए रूल्स जो प्रोवाइड करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट एज पर सेक्शन 295 of the income tax, CBDT is empowered to make rules for the purpose of income tax। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, ये जो टैक्सेशन है डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास रहता है, इसलिए डायरेक्टली इसी को पावर दे दी है रूल बनाने की। ये रूल प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स, किस तरह के फॉर्म फाइल करने हैं एसईसी को, प्रोसीजर्स बताती है, और साथ में वैल्यूएशन प्रिंसिपल और भी कई तरह की चीजें ये रूल्स में दी जाती है। अब बात करते हैं सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट्स सी फर्स्ट, सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो है इसको इश्यू करने की जो पावर है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दे रखी है अंडर सेक्शन 119। अब सर्कुलर होता क्या है पहले वो देख लीजिए। जब एक्ट पास होता है और उससे उस एक्ट में कोई प्रोविजन ऐसा है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है जनरल पब्लिक को, या फिर ऑफिसर्स आर डाउटफुल अबाउट दैट प्रोविजन, तो एक तरह से सीबीडीटी सर्कुलर इश्यू करके उस डाउट को क्लैरिफाई करती है। अब याद रखना है ये इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है एंड इट जस्ट एक्ट एज ए गाइडेंस टू असेसिंग ऑफिसर and assessee. It does not have, circular does not have the force of law, but it is binding on the assessing officer. अब बात करते हैं असेसी। असेसी अगर चाहे तो ये सर्कुलर का एडवांटेज ले सकता है, बट असेसी पे ये बाइंडिंग नहीं होगा, चाहे तो असेसी इसको फॉलो करे सर्कुलर को या ना करे। एंड दिस सर्कुलर, क्योंकि इनको लॉ का पावर नहीं रहता सर्कुलर्स को, इसलिए इट कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द लॉ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन भी एक तरह का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट यूज करती है टू इंटरैक्ट विद द जनरल पब्लिक। नोटिफिकेशन की खासियत यह है कि इसको फोर्स रहता है लॉ का, सो इट इज एज गुड एज लॉ। नॉर्मली जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट इशू करती है, बट इनकम टैक्स एक्ट में नोटिफिकेशन इशू करने की पावर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दे रखी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसको लॉ का फोर्स रहता है, इसलिए नोटिफिकेशन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। असेसिंग ऑफिसर पे भी बाइंडिंग रहेंगे और असेसी के ऊपर भी बाइंडिंग रहेंगे। Now let's talk about financial year, previous year and assessment year. First, look at the term financial year. Financial year means a year starting from 1st April and ending on 31st March of the next following year. For example, 1st April 15 to 31st March 2016 is a financial year named 15 and 16 financial year. Similarly, 1st April 16 to 31st March 17 is another financial year 16 and 17 and so on. Now let's see the term assessment year, which is defined under section 29. As per this section,
assessment year means year which start on 1st of April and ends on 31st March of the next year. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है. सो एवरी फाइनेंशियल ईयर इज एन असेसमेंट ईयर. अब ये जो असेसमेंट ईयर है इसमें होता क्या है, तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की जो इनकम है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स इन द असेसमेंट ईयर at the rate mentioned in the Finance Act. For example, ये अगर एक साल है 15 and 16 अगर मान ले, इसमें जो भी इनकम अर्न की है किसी पर्सन ने या असेसी ने, it will be assessed and taxed in the assessment year 16 and 17. इसका मतलब 16 और 17 असेसमेंट ईयर में जो गवर्नमेंट रिकवर करेगी इनकम टैक्स, वो किस इनकम पे करेगी, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स रिकवर करेगी. एंड इट शुड बी एज पर द फाइनेंस एक्ट 2016. तो फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से असेसमेंट ईयर 16-17 में गवर्नमेंट टैक्स रिकवर करेगी ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 15-16 की इनकम पे टैक्स रिकवर करेगी. सिमिलरली assessment year 15-16 में 15-16 is also an assessment year and government will recover tax in this assessment year on the income of the previous year 14 and 15 as per the Finance Act 2015. तो Finance Act 2015 के हिसाब से assessment year 15-16 में government tax recover करेगी on the income earned by the person in the previous year 14 and 15. तो अब इससे आप अगर ध्यान से देखें तो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट भी आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है कि ईयर विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर. जैसे 16-17 असेसमेंट ईयर है तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो ईयर 15-16 होगा. इसी तरह से असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए प्रीवियस ईयर होगा 14 and 15. और यही बात प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में भी देखने को मिलती है. नॉर्मली डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है, बट प्रीवियस ईयर को उन्होंने सेक्शन 3 में बताया है. इट सेज दैट द ईयर प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल, if a person has earned an income of rupees 10 lakh in the year 15 and 16, then this 15 and 16 will be treated as the previous year for this income of 10 lakh and the tax will be recovered on this income of 10 lakh in the next year, that is called assessment year 16 and 17 as per the Finance Act 2016. Another thing you have to note here that every assessee is required to follow a uniform previous year starting from 1st April ending on 31st March of the next year as a previous year for all its sources of income. बट इस स्टेटमेंट का अगर मतलब देखा जाए तो इसका कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपकी इनकम जो आपको देखनी है वो एज पर 1st अप्रैल टू 31st मार्च देखनी है. इट डज नॉट मीन कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी अप्रैल से मार्च तक का मेंटेन करना है. बुक्स ऑफ अकाउंट आप अपनी चॉइस के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं. इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो मिस्टर एक्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से. अब अगर उसको टैक्स कैलकुलेट करना है फॉर द प्रीवियस ईयर 15 एंड 16 तो उसको 1st अप्रैल 15 से लेके 31st मार्च 16 तक की जो इनकम है वो ही कंसीडर करनी पड़ेगी. तो फॉर एग्जांपल 2015 में उसकी इनकम वैसे तो 12 लाख हुई थी, बट अप्रैल टू दिसंबर जो इसकी इनकम थी 2015 की वो 9 लाख रुपीस थी. इसी तरह से 2016 कैलेंडर ईयर की इनकम थी उसकी 8 लाख, बट जनवरी टू मार्च 31st 2016 तक की उसकी इनकम थी 1 लाख. So for 15 and 16 previous year his total income will be treated as 10 lakh rupees
and he will pay the tax on this 10 lakh rupees in the assessment year 16 and 17 as per the rates mentioned in the Finance Act 2016. इसी पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और वो इस तरह से आता है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल ईयर प्लेज अ डबल रोल. तो यस, फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर प्लेज अ डबल रोल. प्रीवियस ईयर भी होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर भी होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर है 16-17, लेकिन साथ में ये एक असेसमेंट ईयर भी है. असेसमेंट ईयर इसको कहेंगे 16 एंड 17. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर 16 एंड 17 फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 17 एंड 18. अब इसी पे एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेदर अ प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 months और लेस देन 12 months ऑल्सो. तो लेट्स सी द आंसर फॉर दिस. अ प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ लेस देन 12 months ऑल्सो. कब? फर्स्ट प्रीवियस ईयर. जो पहला प्रीवियस ईयर होता है वो 12 months से छोटा भी हो सकता है. तो लेट्स सी द प्रोविजन. It says that for new business or profession, the previous year starts from the date of setting up of a business or profession. इसी तरह से for new source of income, the previous year will start from the date of coming into existence of such new income. फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स हैं. मिस्टर एक्स ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और ये जो स्टार्ट किया है उसकी डेट है 1 जनवरी 2016. तो इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2016. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर है इस बिजनेस प्रोफेशन के लिए इट विल बी ऑफ 3 months ओनली. इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर एक्स की कोई इनकम नहीं थी लेकिन सडनली ही हैज गॉट अ जॉब इन अ एमएनसी कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2015. अब 1 अक्टूबर 2015 जो नया सोर्स ऑफ इनकम है इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक का होगा. दैट इज फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर दिस सैलरी इनकम विल बी प्रीवियस ईयर ऑफ 6 months ओनली. अब आप बोलेंगे व्हाट अबाउट द सर सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर. तो ये जो प्रीवियस ईयर मैंने बताया फर्स्ट प्रीवियस ईयर ही ऐसा है जो 12 months से कम का भी हो सकता है. एवरी सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर विल बी एज पर द यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. नाउ वी विल सी वन रूल which you already know and we will see the exceptions of that rule also. The rule is that income of a previous year is assessed and taxed in the next following assessment year. But इसके कुछ exceptions दे रखे हैं. There are total 5 exceptions. In exceptional cases में income of a previous year, अगर previous year में इस केस में income होती है तो इसी प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है. नीड नॉट टू वेट फॉर असेसमेंट ईयर. सो लेट्स सी ऑल दीज 5 एक्सेप्शंस. ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग. तो कोई पर्सन है वो शिपिंग का बिजनेस करता है, इंडिया में अपने गुड्स लेके शिप में लेके डंप करता है और चला जाता है. तो ऐसे केस में इसकी क्या गारंटी है कि वो असेसमेंट ईयर में आके ये टैक्स पे करेगा इंडिया में. सो फॉर दैट रीजन अंडर सेक्शन 172
it is said that income of a non-resident from a shipping business should be taxed in the previous year itself. इसी तरह से दूसरा है इनकम ऑफ ए पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर कोई पर्सन है इंडिया से लीव कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे में उसने जो भी इनकम अर्न की है उस प्रीवियस ईयर में, इट विल बी assessed and taxed in the same previous year because there is no guarantee that he will return back to pay the taxes in the assessment year. Similarly, section 174 says that 174A says that bodies formed for short duration, छोटे समय के लिए कोई bodies फॉर्म हुई है और उनकी कुछ इनकम हुई है, तो इनका फ्यूचर में कोई अता पता नहीं रहेगा, इसलिए इन शॉर्ट बॉडीज की जो भी इनकम होगी प्रीवियस ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर में इस इनकम पे टैक्स भी रिकवर कर लिया जाएगा. सिमिलरली सेक्शन 175 सेज दैट अ पर्सन ट्राइंग टू अलिनिएट हिज एसेट्स टू अवॉइड टैक्स. अगर कोई पर्सन है उसके पास एसेट्स हैं, इनकम है, और वो उसको छुपा रहा है, ही इज ट्राइंग टू ट्रांसफर दोज एसेट, और रीजन क्या है, इंटेंशन है टू अवॉइड टैक्स. तो जहां भी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स का अगर ऐसा कुछ ऑफिसर को लगता है कि ये इनकम, अपनी जो इनकम टैक्स है वो अवॉइड करना चाहता है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर विल डिमांड द टैक्स ऑन दैट इनकम इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इन विच इट हैज अर्न. And fifth is income of a discontinued business under section 176. तो एक पर्सन है, लंबे समय से बिजनेस कर रहा है और इस साल उसने बीच में ही ये स्टॉप कर दिया है, तो ऐसे केस में assessing officer may ask such a person who has discontinued his business to pay the tax in the previous year itself in which he has discontinued his business. यहां पर एक एडिशनल पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स हैं, दीज आर मैंडेटरी प्रोविजन, यानी असेसिंग ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी है कि वो उसी प्रीवियस ईयर में इनसे टैक्स रिकवर कर ले. बट फिफ्थ जो केस है, असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में उस असेसी से वो टैक्स रिकवर कर सकता है उसी प्रीवियस ईयर में, या फिर वो वेट भी कर सकता है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक टैक्स रिकवरी के लिए. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. इट सेज दैट अ पर्सन विल इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड every other artificial judicial person which is not falling in the above category. तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और यहां पर ये जो टर्म्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जाम में आती है और आपको लिख के आना है. इंडिविजुअल का मतलब है यहां पर ह्यूमन बीइंग से मतलब है इनका. HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको एक अलग से स्टेटस दे रखा है पर्सन का अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. इसके बाद कंपनी, यू आर ऑलरेडी अवेयर, फर्म भी आपको पता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. यहां पर एसोसिएशन जब हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब वॉलंटरी एक्ट, ये अपनी मर्जी से साथ में आके इन्होंने एसोसिएशन बनाई है. इट्स अ एक्ट, वॉलंटरी एक्ट of coming together. जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इट इज बाय लॉ दे कम टुगेदर. फॉर एग्जांपल A एंड B लीगल एयर्स ऑफ Z, Z की कोई प्रॉपर्टी है, Z के डेथ के बाद उसके जो लीगल एयर्स है उसके पास ये प्रॉपर्टी आ गई है. जब तक ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो जाती, इसकी जो भी इनकम है वो A और B की मानी जाएगी एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. इसी तरह से लोकल अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अलग अथॉरिटी है जो पब्लिक यूटिलिटी के फंक्शन डिस्चार्ज करती है, इसको अलग कैटेगरी में रखा है पर्सन की. इसी के साथ लास्ट में इन्होंने कहा है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज नॉट फॉलिंग विद इन द अबो कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल पुणे यूनिवर्सिटी,
Here you have to remember that profit motive is irrelevant to decide whether artificial judicial person will come under the definition of person or not. Now let's see the definition of SSC. ये एग्जाम में काफी पूछी गई है, इसका सेक्शन भी याद रखना है. As per section 2 subsection 7, SSC means any person who is liable to pay income tax or any sum of money under the Income Tax Act. दूसरा ये कहते हैं a person who is assessable in respect of income or loss of other person. थर्ड ये कहते हैं a person who is deemed to be assessee or assessee in default as per the provisions of this act. And lastly, it covers any person against whom any proceeding has been started under the act for his income or loss or refund due to him. So only these type of person will be treated as assessee under the Income Tax Act. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose Mr. X is earning a salary income of 1 lakh rupees only, which is way below the basic exemption limit. So now in this case, you have to decide whether this person is a assessee or not. So first you have to check that whether this person is liable to pay tax. No. Whether he is being assessable in respect of income or loss of other person. If it is no. Whether he is deemed to be assessee in default. If it is no. And whether any proceeding has been started against him. If the answer is no, then this person, even though he is earning income which is below the basic exemption limit of the income tax, then he will not be treated as assessee. Now let's see the definition of a representative assessee, which is given under section 160. सेक्शन भी याद रखना है आपको, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है. नाम से ही क्लियर है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसी और पर्सन को. तो यहां पर एग्जाम्पल्स हैं यानी केसेस हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एसेसी हमने माना है इनकम टैक्स में. फॉर नॉन रेसिडेंट, एजेंट ऑफ ए नॉन रेसिडेंट विल बी ट्रीटेड एज RA यानी रिप्रेजेंटेटिव एसेसी ऑफ द नॉन रेसिडेंट. फॉर माइनर पर्सन, lunatic or idiot person, guardian or manager will be treated as representative assessee. Income received by a court ward या administrative general officer, official trustee, such person who is receiving the income will be treated as representative assessee. Income received by a trustee on behalf or for the benefit of the trust, such trustee will be treated as representative assessee. And you have to note that representative assessee will be deemed to be assessee for the purpose of the act. तो जब कभी भी डेफिनेशन पूछी जाएगी assessee की, तो आप उसके साथ अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो रिप्रेजेंटेटिव एसेसी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स. इट्स एन एनुअल टैक्स. यू आर अवेयर दैट एनुअली अ पर्सन हैज टू पे द टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, ये भी आपको पता है, and it is taxed as per the rates of that assessment year. ये important है, ये इसी के ऊपर हम आगे देखने वाले हैं अभी. साथ ही साथ ये बोलता है कि rates are fixed by the Finance Act. For example, assessment year अगर 16 and 17 है, the rates will be fixed by the Finance Act 16. तो Finance Act 16 जो पास होता है, जो भी Finance Act पास होता है, वो हर साल नॉर्मली फरवरी मंथ में पार्लियामेंट में प्लेस होता है और वो पास होता है, सो दैट इट कैन बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च. बट आप इमेजिन कीजिए कि अगर
किसी साल ये जो फाइनेंस एक्ट है पास ही नहीं हो पाया, बिल तो रखा है पार्लियामेंट में बट पार्लियामेंट ने वो पास नहीं किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। इफ ऑन 1st of April बिल इज नॉट प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक, यानी ये एक्ट नहीं बनता, बिल तो पेश हुआ था लेकिन वो एक्ट नहीं बना है, देन द प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस असेसमेंट ईयर, यानी यहां पर 16-17 असेसमेंट ईयर के लिए जो फाइनेंस एक्ट 2016 पास होना था, मान लीजिए वो बिल पास नहीं होता फाइनेंस बिल, तो ऐसे केस में प्रीवियस असेसमेंट ईयर का जो फाइनेंस एक्ट है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2015 या फिर प्रपोज्ड बिल या बिल ऑफ 2016, इन दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होंगे प्रोविजन एसएससी को, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द एसएससी। अगर इसका एक एग्जांपल ले तो मान लीजिए फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स रेट था वो था 10% टैक्स था ऑन 5 लाख रुपीज ऑफ इनकम। फाइनेंस बिल में ये जो टैक्स रेट है ये 20% कर दिया है फॉर 5 लाख रुपीज ऑफ इनकम। अब कोई पर्सन है, उसकी इनकम 5 लाख रुपीज है इन द ईयर 15-16 प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे केस में फाइनेंस एक्ट के अगर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बिल जो है उसमें 20% रेट दे रखा है जो हायर है, तो ऐसे केस में वो पुराना जो फाइनेंस एक्ट 15 है उसमें जो बेनिफिशियल प्रोविजन है 10% कम रेट है, उसके हिसाब से टैक्स पे कर सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर 16 एंड 17। तो वापस से अगर इसको रिकैप कर ले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट की, वो फाइनेंस एक्ट जो पास नहीं हो पाया, जो बिल था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में जो बिल के प्रोविजन है और जो पिछले फाइनेंस एक्ट के जो भी बेनिफिशियल रहेंगे वो एसएससी पे एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे हम इनकम टैक्स के अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई चेंज होता है तो क्या वो इमीडिएटली इफेक्टिव होगा या कुछ समय बाद इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर दो रूल है, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 ये कहता है कि इफ देयर इज अ चेंज इन द सब्सटेंटिव लॉ which affect the calculation of taxable income or tax liability, then in such case the provision as on the 1st of April, that is the first day of assessment year को जो भी provision होंगे income tax के, वो ही प्रोविजन लगेंगे थ्रू आउट द होल असेसमेंट ईयर। इसका एक एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा रूल ये कहता है कि इफ द चेंज इज इन द प्रोसीजरल लॉ, यानी सब्सटेंटिव लॉ में चेंज नहीं है, इसका मतलब वो चेंज इस तरह का है जो टैक्सेबल इनकम या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है पर्सन की, वो जस्ट प्रोसीजरल चेंजेस हैं, तो इन दिस केस such change will be effective from the date of amendment itself। अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रूल 1 में हमने देखा था कि if there is a change in substantive law, that is any change which affect the calculation of taxable income or tax liability, then the provision as on 1st April will be applicable throughout the assessment year। For example, rate of depreciation as on 31st December 2015 दे रखा है 25%। तो हम इसको अगर ग्राफ के थ्रू देखें तो 31st दिसंबर को जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 25% है। अब दिसंबर के बाद आएगी डेट 1st अप्रैल 2016 आएगी। यहां से एक असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा और असेसमेंट ईयर होगा 16 एंड 17। अब 16-17 असेसमेंट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन का रेट 25% लेना है, या फिर एक अमेंडमेंट हुआ है 12 अप्रैल को 16 को अगर अमेंडमेंट हुआ है और ये डेप्रिसिएशन का रेट 40% कर दिया है किसी एसेट पे, तो आपको 25% लेना है या 40% लेना है, तो आपको देखना है 1st अप्रैल
को क्या रेट था, तो बट ऑब्वियस है ये जो चेंज हुआ है ये 12 अप्रैल को हुआ है, इसका मतलब 1 अप्रैल के दिन जो रेट था वो 25% था डेप्रिसिएशन का रेट। तो असेसमेंट ईयर 16 और 17 के लिए आपको डेप्रिसिएशन का जो रेट लेना है वो 25% ही लेना है। रीजन इसका ये है कि डेप्रिसिएशन का रेट बदलने से टैक्स की, इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो अफेक्ट होती है, इसीलिए 1 अप्रैल 16 को जो रेट था वो ही आपको लेना है एज पर रूल 1। अब बात करते हैं रूल 2 की। जैसा कि हमने देखा कि अगर चेंज इन प्रोसीजरल लॉ है तो ऐसे में वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल एक फिक्टिशियस फिगर्स हमने लिए हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक रिटर्न था TR1, ओल्ड TR1। अब सीबीडीटी एक नया रिटर्न लेके आई है, न्यू रिटर्न TR1, और इफेक्टिव है 1 दिसंबर 2016 को ये लेके आई है। तो एनी पर्सन हु वांट्स टू फाइल अ रिटर्न ऑन 30th नवंबर, यानी 1 दिसंबर के पहले अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है 30th नवंबर को, तो उसको तो ओल्ड TR1 रिटर्न ही फाइल करना है। लेकिन अगर ये रिटर्न कोई पर्सन फाइल कर रहा है 1 दिसंबर 2016 या उसके बाद, तो ऐसे केस में न्यू TR1 के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि फाइलिंग ऑफ रिटर्न में जो चेंज हुआ है रिटर्न में, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर का मैटर है। इससे इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा या टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये जो अमेंडमेंट है प्रोसीजरल अमेंडमेंट, ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 224 है, ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। पहले हम इसका जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं इनकम का। अगर आप मुझसे पूछें कि इनकम का मतलब क्या है, तो उसका जवाब ऐसा है कि एनी बेनिफिट वेदर इन कैश और काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन which can be measured in terms of money will be treated as his income। ये एक जनरल मीनिंग हमने देखा है। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं इनकम के, कि इनकम की क्या खासियत आखिर रहती है। तो इनकम कैन बी रेगुलर और इट कैन बी डेफिनाइट ऑल्सो, कि एक फिक्स इनकम आ रही है आपको, ऐसा भी हो सकता है, या इरेगुलर इनकम भी हो सकती है। दूसरा ये कहते हैं इनकम आपकी कैश में भी हो सकती है या काइंड में भी हो सकती है ना, कैश के अलावा भी आपको कुछ मिल रहा है वो भी इनकम कहलाएगा। तीसरा ये कहते हैं इनकम कैन बी लीगल और इलीगल इनकम। इससे इनकम टैक्स एक्ट को या इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम लीगल है या इलीगल, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद टेम्पररी हो सकती है इनकम या परमानेंट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से लमसम में मिल सकती है आपको इनकम या इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट है ये आप अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में भी आ सकता है। इनकम शुड बी रियल इनकम, रियल होनी चाहिए, नॉट फिक्टिशियस या फिक्शनल। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज वन पर्सन, एक पर्सन है, उसको एक कंपनी ने जॉब दे दिया है और इसकी जो सैलरी फिक्स की है 20,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन साथ में इस कंपनी ने एक कंडीशन लगा दी है कि ये जो 20,000 सैलरी मिलेगी इसमें से 6,000 पर मंथ आपको कंपनी को ही डोनेट करना पड़ेगा। इसी कंडीशन पे इसको जॉब पे रखा है इस कंपनी ने। तो ऐसे केस में इस पर्सन की जो रियल इनकम है वो केवल 14,000 पर मंथ ही है। तो इसकी इनकम, रियल जो इनकम है 14,000 पर मंथ, यही इसकी इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से अवार्ड या प्राइज मनी, आपको इनकम अवार्ड के फॉर्म में मिले या प्राइज मनी मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। इसके बाद ये कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से भी आपको इनकम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रुपए की जो वैल्यू है वो डिटोरिएट हो जाती है, जैसे आपने एक सेल किया है और वो सेल कितने में किया है, $1 लाख, $1 लाख में सेल किया है।
अब एक्चुअली जो रुपए की वैल्यू है 60 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपको 60 लाख रुपीज मिलने वाले थे, आपकी इनकम इतनी हो रही थी। लेकिन बीच में डीवैल्यूएशन हो गया करेंसी का, रुपी का, और रुपी की जो वैल्यू है वो 60 रुपी पर डॉलर से 70 रुपी पर डॉलर हो गई। तो ऐसे केस में आपको जो पैसा मिल रहा है अभी वो मिल रहा है 70 लाख। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जब सेल किया था 60 लाख था। सो डीवैल्यूएशन की वजह से, अगर करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से आपको कोई फायदा होता है तो ये जो 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है यहां पर, ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ टैक्स फ्री इनकम। अब ये जो टैक्स फ्री इनकम का कंसेप्ट है ये अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कहीं पे काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और उसका जो एम्प्लॉयर है उसने उसको सैलरी दी। मान लीजिए उसने सैलरी दी है उसको 5 लाख रुपीस की, और इस 5 लाख रुपीस पे उसका जो टैक्स बन रहा था, लेट्स से 1 लाख रुपीस का टैक्स बन रहा था, वो एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया है गवर्नमेंट को, और एम्प्लॉय को बोला है कि ये 5 लाख रुपीस की सैलरी अब आपकी टैक्स फ्री सैलरी है। तो क्वेश्चन है कि क्या इस एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 5 लाख रुपीस ही मानी जाएगी? तो आंसर है नहीं। ऐसे केस में इसको जो बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉय को, 1 लाख रुपीस का जो टैक्स लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और ये जो एम्प्लॉय है इसकी इनकम मानी जाएगी 5 प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीस इसकी इनकम मानी जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ ग्रॉसिंग अप। हालांकि जब ये 6 लाख रुपीस पे मान लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, मान लीजिए 1,20,000 इसका जो टैक्स आ गया है, तो उसमें ये जो 1 लाख रुपीस टैक्स पे किया था एम्प्लॉयर ने, उसका इसको डिडक्शन मिल जाएगा, और इसको जो बचा हुआ 20,000 रुपए है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जो रिलेटेड है इनकम से, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, और पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ये दोनों ने मिलके एक स्क्रिप्ट लिखी है किसी मूवी के लिए और प्रोड्यूसर को वो दे दी है, और ये जो प्रोड्यूसर को दी है इसके एवज में उनको 6 लाख रुपीस मिले हैं। दे हैव रिसीव्ड 6 लाख रुपीस, बट ये जो 6 लाख रुपीस है ये उसने ए को दे दिए हैं। नाउ ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डाइवर्ट 3 लाख रुपीस टू बी। तो ऐसे में ए की इनकम केवल 3 लाख रुपीस ही मानी जाएगी, बिकॉज यहां पे जो बाकी का 3 लाख था वो उसने बी को दे दिए हैं, क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेशन था बी को देने का। दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी। यहां पर ए ने एक असिस्टेंट भी रखा था, मान लीजिए सी वॉज द असिस्टेंट ऑफ ए, और उसको सी को उसने सैलरी दी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की उसको सैलरी दे दी है। यहां पर ए की इनकम 3 लाख ही मानी जाएगी, बिकॉज 1 लाख जो इसने दिया है वो उसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। ए को जो 3 लाख मिला है वो उसकी इनकम थी, और 1 लाख रुपए जो उसने सी को अपने असिस्टेंट को दिए हैं वो उसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। तो ये नहीं कह सकता कि देखो अब मेरी इनकम 2 लाख रुपए ही है, ए ऐसा नहीं कह सकता। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई डाइवर्ट करता है अपनी इनकम को एज पर ऑब्लिगेशन, तो वो जो डाइवर्टेड इनकम है वो उस पर्सन की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन पर्सन अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है या इन्वेस्टमेंट करता है उस इनकम में से, तो वो इनकम में से डिडक्ट नहीं होगा, इनकम उसकी टोटल इनकम ही मानी जाएगी बिफोर सच एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। अब एक दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं। सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज थे, और कंपनी उनको कुछ भी चाय पानी का कुछ भी नहीं देती थी, सर्व नहीं करती थी। तो इन एम्प्लॉइज ने क्या किया, अपना एक क्लब बनाया, और इन्होंने हर एक ने मिलके 100 रुपीस डिपॉजिट किए उस क्लब में।
तो टोटल 10 एम्प्लॉय थे, तो इनके पास जो डिपॉजिट आया इस क्लब के पास वो 1000। ये 1000 किस लिए? ये इनको टी सर्व करने के लिए था ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम। उन्होंने अपना खुद ही क्लब बना लिया था। इसको आप TTMM भी बोल सकते हैं। अब ये जो 1000 रुपए इन्होंने टी के लिए प्रोविजन बनाया था क्लब का, उसमें से 800 रुपीज खर्च हो गए और 200 रुपीज बच गया इनके पास। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 200 रुपीज सरप्लस जो है ये इनकम हो गई इन लोगों की और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कंट्रीब्यूशन था उन्होंने अपने लिए किया था, म्यूचुअल एक्टिविटी थी। So surplus from mutual activity is not treated as income. Next important concept देखते हैं हम, receipt versus accrual of income। तो चाहे आपको इनकम एक्चुअल में रिसीव हुई हो, यानी एक्चुअल रिसीट हुआ हो, या फिर आपको केवल अक्रू हो गई है, एक्चुअल में नहीं मिली हो, इन दोनों ही केस में इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिन मनी की। पिन मनी इज नॉट एन इनकम, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसकी एक वाइफ है और इस वाइफ को वो हर महीने घर खर्च के लिए 10,000 रुपए देता है, और ये वाइफ अगर इस 10,000 रुपए में से हर महीने 3,000 रुपए बचा लेती है, तो इस वाइफ की 3,000 रुपए ये इनकम नहीं माना जाएगा, न ही 10,000 रुपए जो उसने घर खर्च के लिए दिए हैं वो भी उसकी इनकम नहीं माना जाएगा। इसको हम पिन मनी बोलते हैं, एंड दिस पिन मनी इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है इसका, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय था और उस एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती थी वो 2 लाख रुपए मिलती थी, साथ ही साथ ये जहां भी घूमता था व्हीकल से, जो कन्वेंस एक्सपेंडिचर होता था इसका घूमने में, उसके खर्चे के लिए वो जो भी खर्च करता था कन्वेंस एक्सपेंडिचर ऑफिस वर्क के लिए, वो कंपनी उसको दे देती थी। मान लीजिए 20,000 रुपए इसका खर्च हुआ था ट्रेवलिंग में, और ये 20,000 रुपए कंपनी ने उसको दे दिए। तो ये जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर है इस एम्प्लॉय का, इसको इनकम नहीं माना जाएगा उस एम्प्लॉय का। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम इंक्लूड लॉसेस। तो ऐसा होता है कि इनकम नॉर्मली हमको ऊपर दिखती है, इनकम ही इनकम है, सरप्लस। कभी कभी आपको लॉस भी हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इनकम। सो इनकम इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो, जिसे हम निगेटिव इनकम बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। तो अगर किसी पर्सन को एक इनकम हुई है तो उसके ऊपर 2 बार उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता उस इनकम पे। अब बात करते हैं डिस्प्यूटेड इनकम की। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहां पर 2 पर्सन है और कुछ इनकम हुई है 5 लाख रुपीस की, और दोनों ही पर्सन क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी इनकम है और ये मेरी इनकम है। दोनों ही कह रहे हैं, ए और बी, कि ये मेरी इनकम है। ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिसर यहां से जा नहीं सकता कि जब आपका डिसाइड हो जाए तब बता देना, तब हम टैक्स लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर विल रिकवर द टैक्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द पर्सन एंड he will have to pay the tax on that income, disputed income। तो disputed income होने की वजह से जो टैक्स रिकवरी है उसको रोका नहीं जा सकता। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सोर्सेस ऑफ इनकम नीड नॉट एग्जिस्ट इन दी असेसमेंट ईयर, यानी आपको प्रीवियस ईयर में कोई इनकम मिल रही थी, उससे आपकी अर्निंग हो गई है, और जब आप टैक्स पे करने जा रहे हैं तब वो सोर्स खत्म हो चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोर्स ऑफ इनकम आज भी कंटिन्यू है या नहीं। आपको जो भी इनकम हुई है प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो लीगल डेफिनेशन दे रखी है इनकम की अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो दे रखी है सेक्शन 224 में। बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है और ये एक्चुअली इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब ये तो इनकम है ही, इसके अलावा भी बाकी की जो चीजें हैं वो इनकम में आ सकती है।
तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो सेक्शन दे रखा है 224, इसमें जो डेफिनेशन है इनकम की, आपको एक बार इसको गो थ्रू करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर ये जितने भी आइटम दे रखे हैं इसमें, ये मैं अभी यहां कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये अलग अलग जगह पे कवर होने ही वाले हैं। जस्ट आपको इसको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट सीन द टर्म इनकम। अब आपको ये तो पता है कि ये जो इनकम है, इस इनकम से ही हमको इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। यानी टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको पर्सन की इनकम नोट डाउन करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसके बेसिस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसकी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लेकिन ये जो इनकम रहती है, इसको सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको आप रिकॉर्ड करते हैं कितनी इनकम हुई है आपको एज पर द अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज करके। इसलिए आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग की दो मेथड होती है। ये इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों को पहले समझ लीजिए। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। वन इज मर्केंटाइल सिस्टम, इसको अक्रूवल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस। तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर लेते हैं। वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश फॉर दैट और नॉट, इट डजंट मैटर, ट्रांजैक्शन होते से ही आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसने सेल किया है। सेल कितने का किया है? लेट्स से सेल किया है उसने 10 लाख रुपीस का। लेकिन ये 10 लाख रुपीस का सेल कब किया है उसने? प्रीवियस ईयर 15 एंड 16 में। तो क्या इसको कैश मिल चुका है 10 लाख का? नहीं, ये इसने क्रेडिट पे सेल किया है, बट किया कब है? 15-16 में। और इसको जो कैश मिला है, ये सेल का जो कैश मिला है उसको, वो मिला है प्रीवियस ईयर 16 एंड 17 में। ही हैज रिसीव्ड द कैश ऑफ 10 लाख। अब क्वेश्चन है कि ये जो इनकम है सेल की इसकी, ये प्रीवियस ईयर 15-16 की मानी जाएगी या फिर प्रीवियस ईयर 16-17 की इनकम मानी जाएगी? तो ये डिपेंड करता है कि दिस पर्सन हैज फॉलोड विच मेथड। अगर ये अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, तो जिस साल में ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसी साल की ये इनकम मान ली जाएगी, वेदर ही हैज रिसीव्ड द कैश इन दिस ईयर और नॉट। और अगर ये कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो ये जो सेल इनकम है, ये उसकी 16-17 में मानी जाएगी, जब उसको ये कैश रिसीव्ड हुआ है। तो एज पर कैश सिस्टम इसकी इनकम मानी जाएगी प्रीवियस ईयर 16 और 17 की, क्योंकि इसी साल उसको कैश मिला है। इनकम टैक्स एक्ट में आप दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं अपने इनकम का रिकॉर्ड रखने के लिए, और इसी से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट होगी। नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज हेड्स ऑफ इनकम, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उसकी कोई इनकम होती है, तो सबसे पहले आपको वो इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स ये कौन से हैं? पहला है सैलरी। इसका मतलब सैलरी की अगर कोई इनकम है तो उसको अलग रखना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर उसको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो अलग रखना है। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को अलग रखना है। उसके बाद कैपिटल गेन से जो इनकम हुई है उसको अलग रखना है, और बाकी की जो भी इनकम हुई है उसको अलग एक हेड में रखना है, अदर सोर्सेज जिसको कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको ऐसा बाइफर्गेशन क्यों करना है? तो उसका रीजन ये है कि हर एक हेड की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट में। उसकी टैक्स लायबिलिटी उन प्रोविजंस के हिसाब से ही हमें निकालनी रहती है। तो फर्स्ट थिंग, इट इज क्लियर दैट इनकम विल बी डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स। अब आप ये हेड्स अच्छे से समझ लीजिए। सैलरी जो हेड है, यानी किसी पर्सन को सैलरी इनकम होती है,
तो उस सैलरी की कितनी इनकम हुई है उस सैलरी से, ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 में दे रखा है। सैलरी इनकम आपको जो कैलकुलेट करनी है उसका सीधा सा प्रिंसिपल है ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना है। यानी यहां पर आप कौन सी अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सैलरी ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर पे वो सैलरी कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है सैलरी इनकम से। अब ये पूरे जो हेड्स हैं, हर एक हेड का अलग अलग चैप्टर है, हम डिटेल में देखने वाले। अभी केवल आपको ये समझना है कि 5 हेड्स हैं और 5 हेड्स के जो रिलेवेंट सेक्शंस में बता रहा हूं ये आप ध्यान से देख लीजिए और इसके ऊपर जो प्रिंसिपल लगता है कैलकुलेशन का वो समझ लीजिए। दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी का। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो सेक्शन 22 से लेके 27 जो सेक्शन है उसके हिसाब से आपको उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमेशा अक्रूअल बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है, यानी जब कभी भी हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम ड्यू हो जाती है उसी वक्त उसे आपकी इनकम मान लिया जाता है, उस साल की इनकम मान लिया जाता है, चाहे आपको कैश मिला हो या नहीं मिला हो। इसमें भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो जो भी आपने किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट अक्रूअल बेसिस लगेगा। अब बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड है। अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, फॉलो करता है, उसकी जो भी इनकम है वो इस हेड में जाएगी और इसके लिए सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक अप्लाई होंगे, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पर ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन will be calculated as per the method of accounting followed by the assessee। तो पर्सन कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग की, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा बिजनेस और प्रोफेशन की उसकी इनकम कितनी है उस प्रीवियस ईयर में निकालने के लिए। तो ये कैश और मर्केंटाइल जैसा कि मैंने बताया था कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकता है, ये रिलेवेंट रहेगी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अभी अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये डिटेल में हम देखने वाले हैं। अगर कोई भी आप कैपिटल असेट को सेल करते हैं और उससे अगर आपको कोई गेन होता है, जैसे आपने कोई गोल्ड खरीदा था और गोल्ड को आपने सेल कर दिया है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। ये जो कैपिटल गेन की इनकम आपको कैलकुलेट करनी है ये एज पर सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55A तक जो सेक्शंस दे रखे इसके हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। और ये जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ये एज पर द अक्रूअल बेसिस होगा, यानी जिस साल आपने वो सेल किया है गोल्ड, चाहे आपको कैश मिला हो उस साल या नहीं, वो गेन उसी साल का मान लिया जाएगा। यहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररिलेवेंट। अब बात करते हैं अदर सोर्सेस की। अदर सोर्सेस नाम ही अदर है, अदर का मतलब जो पहले 4 हेड में अगर आपकी इनकम नहीं आती है तो वो जाएगी 5th हेड में। जैसे आपने लॉटरी से कोई इनकम मिली है आपको लॉटरी से, तो ये पहले 4 हेड में नहीं जाएगी, तो ये अदर सोर्सेस में चली जाएगी। इसके लिए जो एप्लीकेबल सेक्शन है 56 से लेके 59, और यहां पर टैक्सेबल इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी, यानी कैश या मर्केंटाइल जो भी वो मेथड फॉलो करता है उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट की जाएगी अदर सोर्सेस की। तो अगर आप ये 5 हेड देखे ध्यान से तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट है ओनली 2 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, एक है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम और दूसरा है अदर सोर्सेस की इनकम। आपकी जब कैलकुलेट होगी तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने कौन सी फॉलो की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के हिसाब से वो होगी। और बाकी के केस में मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलेवेंट, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के केस में आपने कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारे हेड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनकम को हम 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं और ये जो 5 हेड्स हैं इसकी जो सेक्शंस हैं वो कौन से सेक्शन है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, क्योंकि अभी हमने देखा
कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट इन टू केसेस। एक तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम के लिए कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अदर सोर्सेस की इनकम पता करने के लिए भी अकाउंटिंग मेथड कौन सी फॉलो की है वो इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इट कैन प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 and accounting standard 2. Accounting standard 1 is disclosure of accounting policy and accounting standard 2 is about disclosure of prior period and extraordinary item and changes in accounting policies. केवल इतना ही याद रखना है, अभी हमको ये स्टैंडर्ड पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा भी नहीं। केवल दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स पर्पस।